नमस्कार साथियों, CMICS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमित आज़ाद आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि करंट अफेयर की क्लास के साथ हम यहाँ मौजूद हुए हैं और जो हमारा टारगेट है इस बार प्रीलिम्स को लेकर के 2021 के प्रीलिम्स को लेकर के हम चाहते हैं कि जो आपका 19 जून को जो आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पे हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि करंट अफेयर वैसे आपके पास बहुत सारा मौजूद होगा, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि पिछले काफ़ी समय से जो खबरें आपके जनसंपर्क विभाग के द्वारा चर्चा में रही हैं उन सभी खबरों का अपन विश्लेषण करेंगे। कोशिश करेंगे लास्ट 1 साल का मध्य प्रदेश की जनसंपर्क वेबसाइट पे जो ऐसी न्यूज़ हैं जो चर्चा में रही हैं, जिनका वर्तमान से कोई सापेक्ष या यूं कहा जाए वर्तमान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई संबंध रहा है, उन सभी योजनाओं के बारे में अपन बात करेंगे और बात करेंगे वे सारी योजनाओं के बारे में जो वर्तमान तक जुड़ी हुई हैं। यदि आप थोड़ा सा इस संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जनसंपर्क विभाग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और जैसे ये हमारी स्लाइड है, ये स्लाइड हमारी जनवरी से फरवरी तक के बीच में है और यानी कि इसमें तकरीबन 2 महीने की हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी इसमें, है ना। यानी इसमें हमारा जनवरी और इसमें हमारा फरवरी और ये 2022, ठीक है। और यदि आप देखोगे ये हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो एनालिसिस हमने किया है उस एनालिसिस में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो आपकी 2020 के जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे अगर आप देखोगे तो जो आपका टांटिया वाला एक सवाल आया था, ठीक है, वो जो सवाल पूछा गया था वो जनसंपर्क विभाग से डायरेक्ट सवाल था और ऑप्शन भी जनसंपर्क विभाग ने जो दिए थे वही ABPSC ने रखे थे, इतना डायरेक्ट लिंक था। इसके अलावा यदि आप और देखोगे तो वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, अब वो उन सब की अपन बात नहीं करेंगे, जैसे वन वाला सवाल था उसमें, ठीक है। बट ये है कि जैसे आकांक्षा योजना के बारे में जो पूछा गया था लास्ट टाइम पे, टाटा भील से जो सवाल पूछा गया था, पद्मश्री भूरीबाई का तो खैर वैसे भी चर्चा में बहुत था। ऐसे करके कई सारे सवाल हैं, अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे तो 10 से 12 सवाल ऐसे थे जो कि इससे पूछे गए थे। तो हमारी कोशिश यही है कि, और सबसे खास बात है कि केवल जनसंपर्क विभाग की बात नहीं करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को जो इसमें चर्चा में है हम उन सभी का नेशनल और इंटरनेशनल यदि कोई कनेक्शन है तो उसे भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है और वो है केन बेतवा लिंक। अब केन बेतवा लिंक के बारे में चर्चा बहुत हो चुकी है और इसके बारे में जानकारी भी लगभग बहुत है, तो सीधे सीधे बात करेंगे। जो 2 से 3 पॉइंट हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो इस योजना के बारे में कि यह योजना जो है 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसे निर्देशित किया गया था और 2005 के बाद मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच काफ़ी सारे डिस्प्यूट रहे जिसको लेकर के ये अदर में रही। अब देखिए इसमें 44,605 करोड़ रुपए जो है वो एक बहुत बड़ी रकम है। ये एक तो सीधा सवाल है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो है कितना पेमेंट जो है कितना केंद्र सरकार के बजट में जो है कितनी राशि आवंटित की गई है, तो वो है 44,605 करोड़। चलिए अब इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट है इसमें, ये देखिए, एक है कृषि उत्पादन बढ़ेगा, 8 लाख क्षेत्र जो है हेक्टेयर से सिंचित होगा और 41 लाख की आबादी को जो है पेयजल मिलेगा और 103 मेगावाट की जो है बिजली उत्पन्न होगी। ना ये जो 103 मेगावाट की बिजली है ये हाइड्रो पावर से जनरेट होगी, यानी हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत से ये बनेगी। इसके अलावा 27 मेगावाट और है, 27 मेगावाट बिजली और है जो कि सोलर से, ठीक है, बनेगी, यानी कि सौर ऊर्जा से ये बिजली बनेगी। चलिए ओके, देखिए, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले इसमें बताए गए हैं, जैसे पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, नमो है, और मुझे उम्मीद है कि इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी। तो थोड़ा सा मैप पे हम इसको देख लेते हैं। देखिए ओके,
तो केन बेतवा लिंक के बारे में सबसे खास बात है, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एरिया में जो है ये यहाँ पे जल उपलब्धता के लिए है। और सबसे खास बात है, यदि आप इसके एक मैप को देखोगे तो इसमें एक पॉइंट बहुत विशेष है जो मुझे लगता है। एक तो याद रखिए 44,605 करोड़ रुपए जो है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट अगर आप याद रख पाएंगे तो इससे 103 मेगावाट जो है बिजली बन रही है और तकरीबन 27 मेगावाट जो है वो सोलर से बिजली बन रही है। अब यहाँ पे जो केन बेतवा लिंक को जो जोड़ने की बात है, बेतवा के बारे में देखिए, बेतवा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बेतवा के बारे में आपको पता है कुमरागांव रायसेन से ये निकल रही है और जाकर के जो है यमुना में जाकर के मिल जाती है हमीरपुर के पास। और ऐसे ही आपकी जो है अगली के नदी है जो कि विंध्य पर्वत श्रेणियों के कटनी के कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है और उसके बाद जाकर के ये भी यमुना में मिल जाती है। अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ने का काम है इस तरह से, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहीं पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये एक तो चर्चा में है, और दूसरा यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है दौधन बांध या डोढन बांध, ये बहुत चर्चा में है डोढन बांध। ठीक है, तो इसे दौधन बांध भी कहा जा रहा है और इसे डोढन बांध भी कहा जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल यहाँ पे अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो यहाँ के कुछ आसपास के गांव हैं जिन्हें विस्थापित करने के लिए लगातार कवायदें चल रही हैं। इसमें ये बहुत चर्चा में है क्योंकि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, अभी आप देख रहे हैं लगातार बाघों की डेथ हो रही है, और दूसरी बात है इस एरिया के आसपास से यहाँ का जो जैव विविधता है उसके नष्ट होने की काफ़ी संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ के पर्यावरण विदों के द्वारा, इसलिए इसको लेकर के डिस्प्यूट है। तो एक ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ये दौधन बांध जो है कहाँ का क्षेत्र है, कहाँ पे बना हुआ है। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं ये किस परियोजना का डिस्प्यूट या विवादित बांध है। चलिए केन बेतवा लिंक में ये जैसे अभी अपन ने बात करी, दौधन ग्राम में एक बांध बना हुआ है जो इसमें काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही हमारी अगली योजना के बारे में बात करते। देखिए ये इसके बारे में तो वैसे अगर बात करें कमी है, क्योंकि उम्मीद है आप सबको इसके बारे में जानकारी होगी कि भोपाल में और इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम को लागू कर दिया गया है। और इस कमिश्नरी सिस्टम में अब एक पुलिस आयुक्त होगा जो सबसे अहम है। अब ये जो पुलिस आयुक्त हैं ये एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी होंगे। इसके अलावा इसमें आप याद कर सकते हैं डीएसपी रैंक के 30 प्रमुख जो है, इसमें 30 प्रमुख आयुक्त होंगे, यानी कि सहायक पुलिस आयुक्त होंगे जो कि डीएसपी रैंक के होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई खास पॉइंट इसमें है नहीं। चलिए ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के बारे में आप देखिए थोड़ा सा, ये योजना है समृद्ध बेटियों का प्रदेश मध्य प्रदेश। देखिए वैसे तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को लेकर के आप जानते हैं स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आप देखोगे तो 2011 में मध्य प्रदेश के लिंगानुपात में और अब में मतलब एक तो इसका डेटा के तौर पे अगर बात करें अपन तो ओके, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात ठीक है। एक तो लिंगानुपात के कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अगर आप देखोगे जैसे बालाघाट है, अलीराजपुर है, मंडला है, डिंडोरी है। बालाघाट में अगर आप बात करोगे तो बालाघाट में जो लिंगानुपात है वो तकरीबन 1000, ठीक है, बालाघाट में जो लिंगानुपात है वो है 1021। अलीराजपुर में जो लिंगानुपात है 1011, मंडला में लिंगानुपात है 1008 और डिंडोरी में जो लिंगानुपात है वो है 1002। ठीक है, तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बेसिक फैक्ट है, और इस फैक्ट में अगर आप देखोगे तो ये 4 जिले हैं जिनमें सबसे अधिक लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात बात करेंगे तो भिंड है, मुरैना है और फिर उसके बाद ग्वालियर है। इस फैक्ट को भी इसलिए याद करिए क्योंकि 2011 की जनगणना हमारे सिलेबस में डायरेक्ट है, तो वहाँ से ये सवाल सीधा आ सकता है। अब सवाल ये है, ये जो योजना है बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, इस सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश का पहला रैंक है। तो पहले तो ये समझिए आखिर ये योजना है क्या सुकन्या समृद्धि। देखिए इस योजना को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और यही योजना 2015 में मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मध्य प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च की गई थी योजना, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था जब माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी।
तो 22 जनवरी के आसपास इस योजना को शुरू किया गया था। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस योजना के साथ ही इस योजना को भी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना को भी लॉन्च किया गया था। इस योजना के कुछ फैक्ट हैं, जैसे सबसे पहला फैक्ट है कि यदि 10 साल से कम उम्र की कोई बालिका है तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना का लाभ उसे कैसे मिलेगा? इस योजना में जो भी उस बालिका के पिताजी हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी उस बच्ची के नाम पर बैंक में या जो है पोस्ट ऑफिस में खाता खुला सकते हैं, और 10 साल से कम उम्र की जो भी बालिका होगी उसका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, और उस बैंक अकाउंट में जो है पिताजी जो है वो 250 रुपये से लेकर के और 1.5 लाख रुपए तक उसमें क्या करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। वो जितना भी रुपए जमा कराएंगे 7.6% के हिसाब से जो है उन्हें इसमें क्या मिलेगा, उन्हें इसमें जो है 7.6% के हिसाब से उन्हें ब्याज मिलेगा, और ये ब्याज जब वो बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो ये सारा पैसा उसके नाम पे आ जाएगा। अब सबसे खास बात है, इस योजना का उपयोग जो हो रहा है वो महानगरों में हो रहा है। महानगरों में लोग, क्योंकि इस योजना में एक और बहुत खास बात है, और वो है IT एक्ट की धारा 88, जो हमारा इनकम टैक्स अधिनियम है उसकी जो धारा 88C है वो कहती है कि इसमें जितना भी पैसा बेटी के नाम से इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा वो पैसा जो है आयकर मुक्त होगा। और इसीलिए इस योजना के बारे में न सिर्फ, जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं शहरी स्तर पर ये योजना बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है, बल्कि आज के समय में चूंकि आर्थिक समृद्धि, वित्तीय समावेशन, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण, ये तीनों ही चीज़ें इस योजना के केंद्र में आकर के समेटती है, इसलिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आप इस योजना के कई सारे की पॉइंट समझ पाए होंगे। योजना लागू कब हुई आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2015 में, ठीक है। चलिए, और मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में पहला स्थान है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पूछेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश का इसमें कैसा स्थान है, लेकिन ये जरूर आपसे पूछ लेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ फिर से एक और बड़ी खबर है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार काम कर रहा है, अभी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना भी 2007 में लॉन्च की गई थी, लेकिन अगर आप देखोगे लाडली लक्ष्मी योजना को दोबारा से जो है उसका लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अभी लॉन्च कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है बच्चियों के संरक्षण के लिए या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है। और इसी संदर्भ में एक और खबर है, और खबर है बेटियों के जन्म दर में खंडवा नंबर 1। अब आप देखोगे इस खबर में एक बहुत खास पॉइंट है, एक तो खास बिंदु ये है इस खबर में कि खंडवा जो है इसमें पहले स्थान पर है, और यहाँ यदि आप देखोगे तो ये जो हमारा सामान्य लिंगानुपात है, बालाघाट में अभी हमने देखा था, अब बालाघाट में जो लिंगानुपात था वो 1021 था, और इससे कई ज़्यादा, बल्कि कई नंबर ज़्यादा है, 1272, ठीक है। और यदि आप इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें दूसरा है भोपाल, ठीक है, भोपाल यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, और इसका लिंगानुपात है 1261। तो ये डेटा सिर्फ इस संदर्भ में है, बहुत मुश्किल है कि इस प्रकार का भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए, बट अगर पूछ लिया गया कि नए सर्वे के अकॉर्डिंग जो है क्या स्थिति है, तो मेरे ख्याल से आप इसे याद रख पाएंगे, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए ओके, नाउ ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है और यहाँ से एक सवाल बन सकता है, क्या है योजना। देखिए खबर है कि ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए मध्य प्रदेश बनाएगा अग्रणी, और मध्य प्रदेश जो है वो 5 ड्रोन स्कूल खोल रहा है, जिसमें से ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, 4 तो हमारे महानगर हैं और एक इसमें है सतना। 5 ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में खोले जा रहे हैं। आखिर इन ड्रोन स्कूल का होगा क्या, और आखिर ये क्यों खोले जा रहे हैं, तो इसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आप देखोगे इस योजना के संदर्भ में। दरअसल ये 5 ड्रोन स्कूल इसलिए खोले जा रहे हैं क्योंकि सरकार करने जा रही है स्वामित्व योजना का बेहतर क्रियान्वयन। क्या है ये भू स्वामित्व योजना? तो भू स्वामित्व योजना जो है ये शुरू हुई थी 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल भारत में पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 1973 भारत में पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया, और 24 अप्रैल केशवानंद भारती का भी केस का वर्डिक्ट वाला दिन। भाई 24 अप्रैल की खास बात यह है कि इस दिन पंचायती राज दिवस था, और इसी दिन लागू की गई थी हमारी स्वामित्व योजना। भाई इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि गाँव में रहने वाले वो समस्त ग्रामीण
जो अपनी भूमि पे तो रह रहे हैं, लेकिन उस भूमि का उनके पास औपचारिक मालिकाना हक नहीं है। बस सरकार ने उसी औपचारिकता को पूरा करने की कवायद की है इस योजना में। योजना शुरू है 24 अप्रैल 2005। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जो ग्रामवासी हैं उन्हें उनकी भू स्वामित्व का अधिकार देना है। फायदा क्या होगा? फायदा जो है वो ये होगा कि ग्रामीण परिवार के जो लोग हैं, जब उनके पास अपनी भूमि का मालिकाना हक होगा तो उस मालिकाना हक के आधार पर वो बैंकों में जाकर के ऋण ले सकते हैं, बैंकों में जाकर के लोन ले सकते हैं। भाई ऐसा क्यों? ऐसा जाहिर सी बात है, आप समझ पा रहे हैं भारतीय ग्रामीण स्थिति की कई सारी समस्याएं हैं। प्रचंड बेरोजगारी है ग्रामीण स्थिति में, और उससे भी सबसे खास बात है कृषि में वैकल्पिक स्रोत नहीं है। ग्रामीण स्तर पे एमएसएमई बहुत पीछा है, ग्रामीण स्तर पे स्वरोजगार बहुत पीछे है, और यही कारण है कि इस योजना ने इन सभी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। और उससे भी बड़ी बात, भारत सरकार के पास ये डेटा और ये आंकड़ा हो जाएगा कि कितने ग्रामीण हैं और उनके पास कितना मालिकाना हक है। चलिए इस योजना को थोड़ा सा और विस्तार से मैं समझता हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण योजना है, तो कुछ चीज़ें हैं इस योजना के बारे में आप और देख लीजिए। चलिए ये है भू स्वामित्व योजना। एक और खास बात है, ये 6 राज्यों से चालू की गई है, जिनमें शुरुआत के 6 राज्यों में चालू की गई थी, जो तकरीबन 1 लाख गांवों के लिए शुरुआत में काम किया गया था, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी था। यानी मध्य प्रदेश में ये शुरुआती चरण से ही लागू है। बस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, शायद इसीलिए अपन ने ड्रोन स्कूल अभी खोले हैं 5। चलिए स्वामित्व योजना से ये हम देख पा रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे हमारा पंचायती राज भी सशक्त होगा और ग्रामीण स्तर पे हमारे ग्रामीण जन भी सशक्त होंगे। तो तकरीबन 6.2 लाख गाँवों को इसमें कवर करने की योजना है। लेकिन ये कब से कब तक है? ये अप्रैल 20 से लेकर के मार्च 24 तक है। ठीक है, इसके अलावा कोई खास पॉइंट आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 6 राज्यों में शुरुआती चरण में लागू किया गया था, ये एक पॉइंट ठीक है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है आसानी से मिलेगा इन्हें बैंक लोन। चलिए स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 जी। आइए अब चलते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। भाई 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलिए भाई क्यों महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और इससे क्या जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। पहले तो आपको बता दें, भारत में ऊर्जा दक्षता को लेकर के लगातार प्रयास चल रहे हैं। आप जानते हैं भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और भारत इस टाइम पीरियड में दुनिया में लगभग जो है सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने वाला, और आज के समय में चूंकि भारत चूंकि विकासशील राष्ट्र है, ऐसे संदर्भ में बिजली की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता तो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती ही है। तो ग्रामीण विकास से लेकर के औद्योगिक विकास तक और गांव से लेकर शहरों के विकास तक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, और उसी ऊर्जा के संरक्षण के लिए यह योजना है ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर। अब आपको बताते हैं, एक तो ये डेट है 14 दिसंबर, आपको याद रखना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से इसके एक बहुत खास फैक्ट जुड़ा हुआ है, और वो फैक्ट जुड़ा हुआ है ऊषा कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है ऊषा, USHA। चलिए भाई क्या है ये? तो ये है ऊर्जा संरक्षण अभियान। क्या है ये ऊर्जा संरक्षण अभियान? कुछ नहीं है, एक जागरूकता अभियान है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह कोशिश की गई है कि इस योजना के द्वारा लोगों को ऊर्जा दक्षता के प्रति तैयार किया जाए, जागरूक किया जाए, ताकि कि वह हर स्तर पे ऊर्जा को बचा पाएं। ऊर्जा दक्षता के लिए कई सारे प्रयास हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो भारत में स्टार लेबलिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो 6-7 से चल रहा है। भूमि कोड अधिनियम भी इसके संदर्भ में लागू हुआ है। LED योजना भी चल रही है भारत में, इसके लिए उजाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है ऊर्जा दक्षता के लिए। और फिर आप देखोगे तो एक न्यू सर्विस लिमिटेड करके कंपनी खोली गई 2011 में, ठीक है, तो वो उसके द्वारा भी कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो बहुत सारे फेजेस में बहुत सारे काम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इसी संदर्भ में पीछे नहीं है, बहुत आगे चल रहा है। अब इसके बारे में बात करें तो ये भी इसी के साथ 14 दिसंबर के साथ ही जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और इसका बेसिक टारगेट यह है कि लोगों को ऊर्जा दक्षता के लिए तैयार किया जाए। ऊर्जा दक्षता पे एक अंतिम पॉइंट है, भारत सरकार में जो है एक बोर्ड है, इसका नाम है BEE, बोर्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ये क्या है? इसकी स्थापना हुई थी, जो आपका ऊर्जा दक्षता अधिनियम है, ऊर्जा दक्षता अधिनियम 2001, ऊर्जा दक्षता अधिनियम 2001 के तहत इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 2002 को। तो बस ये एक फैक्ट भी आप इसके संदर्भ में याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इस पॉइंट में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भावना जो आपके मध्य प्रदेश की भोपाल की हैं, और इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। भाई इसमें इन्होंने किस में 2 गोल्ड जीते हैं, तो ये भोपाल की जो है, और ये पावर लिफ्टिंग में, ठीक है, ये चैंपियन है, और पावर लिफ्टिंग में इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। पावर लिफ्टिंग आप देख पा रहे हैं, एक भारी वजन का जो है ये वेट लिफ्ट है जिसे आपको उठाना पड़ता है, और एक सही मुद्रा में यदि आप इसे उठाते हैं, और जो जितना ज़्यादा वजन उठाता है जाहिर सी बात है उसे उस वजन की कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं। तो 40 की उम्र में पावर लिफ्टिंग के कैरियर को चुनने वाली जो है आपकी भावना ने 9 साल में मास्टर 2 की कैटेगरी में अब तक 4 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। तो ये कोई बड़ी खबर नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है ये जो आपकी भावना डहेरिया जी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आप याद रखेंगे ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। चलिए इतना काफ़ी है इस खबर के लिए। भाई उत्सव हो रहे हैं, तो इंदौर संभाग में धार जिले में हो रहा है आपका मांडू उत्सव, जो कि 25 दिसंबर को हो रहा है। कोई खास बात नहीं है, मांडू के बारे में बात करेंगे। धार है जैसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, ठीक है। चलिए काफ़ी है अभी इसके लिए इतना। एक चीज़ थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके साथ साथ ही, सिटी ऑफ जॉय मांडू धार, बहुत सारे इसमें महल हैं, ठीक है। स्पेशल अगर आप देखोगे तो मांडू में संगसा का मकबरा है, ठीक है। इसके अलावा जो है रानी रूपमती का महल है इसमें, ठीक है, और हिंडोला महल है इसमें, ठीक है, जहाज महल है, तो असरफी महल है, ये सारे महल हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखोगे मांडू के संदर्भ में तो काफ़ी लंबा इनका पुराना इतिहास रहा है। अब एक खास बात है मांडू के बारे में, ये मांडू से थोड़ा सा इधर होकर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 और ज़िले हैं, और उनमें से एक ज़िला है आपका ग्वालियर, और एक ज़िला है आपका ओरछा, ठीक है। ये 2 ज़िले हैं। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक इनिशिएटिव है यूनेस्को का, ठीक है। यूनेस्को आप सब जानते हैं, अपने यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं कुछ, ठीक है। आपको पता होगा अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें तकरीबन शायद 40 स्थान हैं अभी भारत के। तो वो तो अर्बन, मतलब वो तो जो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें तो स्थायी तौर पे है, बट क्या करता है यूनेस्को उस स्थायी लिस्ट में शामिल करने से पहले कुछ ज़िले या कुछ क्षेत्र या जो भी पर्यटन स्थान हैं या जो भी सांस्कृतिक या जो प्राकृतिक जो हमारे हेरिटेज हैं उन्हें सबसे पहले एक प्रोग्राम में इनिशिएट करता है, उन्हें शामिल करता है। इसी के तहत यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के ये 2 ज़िले शामिल किए गए हैं, जिसमें एक है ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। ये आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ज़िले हैं जिन्हें शामिल किया गया। इससे पहले अगर आपको पता होगा तो काफ़ी सारे अपने यहाँ के ज़िले शामिल हो चुके हैं, अहमदाबाद शामिल हो चुका है उसमें, वाराणसी शामिल हो चुका है, लेकिन वो स्थायी हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों ही अभी अस्थायी सूची में शामिल हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पत्थर शिल्प। क्या है ये पत्थर शिल्प? ओके, तो बात कर रहे हैं पत्थर शिल्प की। क्या है ये पत्थर शिल्प? आप देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी कलाकारों के द्वारा पत्थर पर नक्काशी करके, ठीक है। दरअसल ये जो शिल्प कला है ये भी आपके सिलेबस में है, और जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में यदि आप देखोगे तो यूनिट 1 में जो है आपके में स्थापत्य कला के बारे में आपके में दिया गया है। स्थापत्य कला है, इसके अलावा कला और संस्कृति है, उसमें भी इस मेजर पार्ट को इन्होंने जो है रेखांकित किया है। अब अगर आप देखें ये जो पत्थर शिल्प है, ये पत्थर शिल्प जैसे इनके बारे में बताया जा रहे हैं, ये नक्काशी का काम हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है। अब आप देखिए बात, ये खबर महत्वपूर्ण नहीं है पत्थर शिल्प, इसके अलावा जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण शिल्प हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी शिल्प कला है और उनके कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों में वो शिल्प कला प्रचलित हैं। जैसे एक शिल्प कला है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ कर लेते हैं। चलिए, एक शिल्प कला है जिसका नाम है गुड़िया शिल्प कला, ठीक है। एक है गुड़िया शिल्प कला। भाई ये क्या है? शिल्प कला का मतलब होता है हाथों से जिन्हें शिल्पकारी दिया जाए, हाथों से जिन्हें एक रूप दिया जाए, एक आकृति दी जाए। तो गुड़िया शिल्प कला ये ग्वालियर की है। आप जानते हैं ग्वालियर जो है ये
जो आपकी चीनी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं उसके मामले में पहला। और ये जो गुड़िया शिल्प कला है, इसमें जो है आपके कपड़े, आपकी लकड़ी और आपकी धातु, इन तीनों का उपयोग होता है। और ये बेशकीमती जो है गुड़िया शिल्प कला इनके द्वारा निर्मित की जाती है। तो एक तो ये है गुड़िया शिल्प कला। इसके अलावा एक अपने यहाँ है धातु शिल्प कला। तो धातु शिल्प कला में यदि आप देखोगे तो एक जगह है चींचली, ठीक है, यहाँ पे है, ये नरसिंहपुर में है धातु शिल्प कला। इसके अलावा टीकमगढ़ के ताले भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम थोड़े से और आगे जाएं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण कला है, और इसके अलावा है काष्ठ कला। और इस काष्ठ कला में दो कला बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है मृतक स्तंभ, मृतक स्तंभ कला है। और जो दूसरी काष्ठ कला है, पहली हो गई इसमें मृतक स्तंभ कला, दूसरी है इसमें दिव्याणा, जो कि भीलों के द्वारा है। ये जो मृतक स्तंभ है ये है कोरकों के द्वारा, और जो दिव्याणा है ये है भीलों के द्वारा, ठीक है। मृतक स्तंभ आप ये पता चल रहे होंगे, इसमें स्तंभ बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति जो मृतक व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ये स्तंभ बनाते हैं उसे ले जाने के लिए। और दूसरा है दिव्याणा, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे आपके चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं के। तो ये स्पेशल कास्ट कला है जो कि लकड़ी से बनाई जाती है भीलों के द्वारा, दिव्याणा, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें एक है आपकी भैरवगढ़ की वाटिका मुद्रण, या वाटिका मुद्रण भी बोलते हैं, या वाटिका मुद्रण है। देखिए ये क्या है, भैरवगढ़ ये उज्जैन में जगह है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, ये बहुत ही परंपरागत रूप में ये चल रहा है। इसमें कुछ मोम की जो है चीज़ें और पत्थर पर इसे डिज़ाइन करके ये जो है एक नक्काशी की जाती है और ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वटिका मुद्रण है, छोटी छोटी वटिकाएं इसमें बनाई जाती हैं। तो ये एक बहुत फेमस है। और ये भैरवगढ़ है कहाँ पे, ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, ये है उज्जैन में, ठीक है, महत्वपूर्ण। अगला है दाबू और नांदना प्रिंट। नांदना प्रिंट, देखिए दाबू और नांदना प्रिंट ये क्या है, दरअसल ये जो प्रिंट है ये प्राकृतिक रंगों से, आपके नेचुरल कलर, आपके प्राकृतिक रंगों से जो है छपाई की जाती है, ये है ना, प्राकृतिक रंगों से जो है इसमें छपाई हो रही है। और ये जो प्रिंट है ये नीमच में है, ठीक है, और नीमच में ये है दाबू और नांदना प्रिंट, ठीक है, प्राकृतिक रंगों से इसमें छपाई की जा रही है। तो ये एक शिल्पकारी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो अभी अपन ने देखा प्रस्तर शिल्पकला है, और ये प्रस्तर शिल्पकला में भी ग्वालियर था। इसके अलावा उसका कारण है कि अपने यहाँ रंगीन संगमरमर है ग्वालियर में, और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जबलपुर में भी भेड़ाघाट में सफ़ेद संगमरमर है। खैर ये सारी जानकारी आपके पास होगी ही। तो बस जो स्पेशल हमने जो शिल्पकला के बारे में देखा आप उसे याद रखिएगा। स्पेशल इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भैरवगढ़, जो कि नीमच में है, जहाँ पे मोम से जो है चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैरवगढ़ की जो है आपकी मोम से जो आपकी शिल्पकला बन रही है, ठीक है। इसके अलावा दाबू और नांदना ये सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में एक और कीर्तिमान है भाई, और इस कीर्तिमान में अब जो अगला नाम आ रहा है वो आ रहा है डिजिटल हेल्थ कार्ड। भाई ये डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है, जिसे हेल्थ आईडी कार्ड कहा जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इस योजना का जो संबंध है वो भी केंद्र सरकार की एक योजना से है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड शुरू हो रहा है इसका 2017। भारत में आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इस योजना के बारे में, इस पॉलिसी के बारे में आप देखोगे तो बहुत सारे लक्ष्य थे। ज़्यादातर लक्ष्य थे जैसे भारत में TFR 2.1 तक हासिल करना है, 2025 तक करना है। भारत में टीबी का उन्मूलन करना है, 2025 तक करना है। भारत में जो है स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचानी है, जिसमें खास तौर पे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उन्हें तकरीबन 25% तक
कम करना है। भारत में NMR है, MMR है, उन सब की एक लिमिटेड स्तर तक उन्हें ले जाने में 2025 तक के टारगेट रखे गए थे। अगर देखे जाए तो इसी योजना में एक बहुत खास बात रखी गई थी, वो कहा गया था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ाना है, और इसका स्पष्ट तौर पर जो इसमें बात रखी गई थी वो था हेल्थ एट द डोर। हेल्थ एट द डोर इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के घर तक स्वास्थ्य पहुंचे। कोरोना के टाइम पीरियड में हेल्थ एट द डोर की परिभाषाएं बदली और हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचाने का मतलब अब ये था कि कैसे भी करके लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचे। और अब चूंकि डायरेक्ट लोग नहीं मिल पा रहे थे तो इनडायरेक्टली इसमें जो है सहारा लिया गया किसका, ई गवर्नेंस का। और अगर स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो डिजिटल सहारा लिया गया और उसके माध्यम से क्या किया गया, ये डिजिटल हेल्थ मिशन को पहले तो लॉन्च किया गया। देखिए इस योजना को लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस योजना में 4 प्रमुख टारगेट रखे गए थे। दरअसल इस योजना के अंदर 4 की पॉइंट्स थे। जैसे इसी में एक की पॉइंट था कि हर व्यक्ति की हेल्थ आईडी बननी है। भारत में हर नागरिक की हेल्थ आईडी होनी चाहिए। दूसरा है इसमें था, वो था डिजी डॉक्टर। डिजी डॉक्टर इसका मतलब है डिजिटल डॉक्टर। एक डिजिटल डॉक्टर होना चाहिए जो कि व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन अपनी शिकायत, अपनी समस्या को रखने पर वो उसका निवारण कर सके, तो डिजी डॉक्टर। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है इंडिविजुअल या पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि निजी स्वास्थ्य डेटा। और चौथा है आपका जो है इसमें स्वास्थ्य सामग्री को लेकर के स्वास्थ्य रिकॉर्ड है। ठीक है, ये 3 से 4 इसमें की पॉइंट थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें जो है, सबसे महत्वपूर्ण था इसमें डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड। तो ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड है ये इससे जुड़ा हुआ है। आपको इस योजना के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। और इसके बाद आप देखिए इसमें हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में बात कही गई थी। ये जो भी हम बात कर रहे थे, ये देखिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में बात कही गई थी। ये देखिए इसमें ये 4 की पॉइंट्स हैं, हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, व्यक्तिगत पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री। तो इन 4 की पॉइंट्स में जो ये की पॉइंट्स है, जो कि कह रहा है हेल्थ आईडी, है ना। तो ये हेल्थ आईडी बनाने के लिए ही मध्य प्रदेश को इसमें पहला स्थान दिया गया है। तो अब फिर से मैं वही बात आपसे बोलूँगा कि इसमें हेल्थ आईडी में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत पूछ लें, कमोवेश ये बहुत आसान है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, योजना कब प्रारंभ हुई और इसके कौन कौन से 4 आयाम हैं। 4 पॉइंट है, मतलब चारों विकल्प तैयार हैं पूछने के लिए, तो उसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये 4 की पॉइंट्स आप इसमें याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेल्थ आईडी। आई थिंक इज क्लियर। आगे बढ़ें। ओके, एक चीज़ और आपसे पूछें, इससे पहले अपन बात कर रहे थे कुछ कास्ट शिल्प के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो उससे जुड़ा हुआ एक की पॉइंट्स है, अगर आपको कुछ पता होगा तो। एक आपके में टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पिछली बार जो इससे सवाल पूछा गया वो पूछा गया सोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, बहुत ही अलग सवाल था, सामान्य प्रक्रिया से बाहर का सवाल था। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको पता होगा, इनको प्रमोट करने के लिए एक बहुत खास चीज़ है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि फूड को प्रोसेस करने के लिए कई सारे रूप चल रहे हैं और उन सबका एक अलग अलग रूप है। आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप लोगों ने जो यूनिट पढ़ी होगी उसमें एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कि मध्य प्रदेश में जीआई टैग सबसे पहले कितने क्षेत्रों में दिया गया है, कितने उत्पादों को दिया गया है। तो पहला तो जीआई टैग आप जानते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, भौगोलिक संकेतक जैसे कहते हैं। इसका एक एक्ट आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये सीधा जुड़ रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो जीआई टैग अधिनियम जो है भारत में 1999 का है और जीआई टैग का जो मुख्यालय है वो भारत में चेन्नई में है। यहीं से भारत में जीआई टैग प्रोवाइड किए जाते हैं। शायद इसलिए आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो अगली बात करेंगे तो जीआई टैग 1999 में। इसके अलावा मैंने कहा कि जीआई टैग मध्य प्रदेश में कितने उत्पादों को मिल चुका है, तो आपके जवाब आ रहे होंगे 5, 6, 7 जो भी है। चलिए अभी देख लेते हैं कितने उत्पाद हैं। इसके साथ ही जो आपके मध्य प्रदेश में जीआई टैग हैं उनमें इतने वो कौन से जीआई टैग हैं, या यूं कहा जाए मध्य प्रदेश में जितने जीआई टैग मिले हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग के लिए कितने जीआई टैग उत्पाद हैं मध्य प्रदेश में, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जीआई टैग कितने हैं। तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में अभी कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, तो यदि हम बात करें फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में तो इसका उत्तर है केवल 1। मध्य प्रदेश में केवल एक ऐसा उत्पाद है जिसे फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में जीआई टैग मिला हुआ है, और वो है रतलामी सेव। अब आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले तो आपको बता दें इसमें एक पॉइंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं है। मुरैना की गजक को अभी जीआई टैग नहीं मिला है ना, ये अब तक का रिकॉर्ड है, मुरैना की गजक को नहीं मिला हुआ है। अब मैं आपको बताऊं तो इसमें इंदौर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग, रतलामी सेव, ठीक है, इसके अलावा धार में बाघ प्रिंट और उज्जैन में, ये अभी अपन ने देखा था, ये भी भैरमगढ़ के प्रिंट है उज्जैन में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये चमड़े के खिलौने हो गए, बाघ प्रिंट हो गए, तो ये कला के लिए हो गए, ये आर्ट के लिए हो गया, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हैं महेश्वर और ये चंदेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, महेश्वर और चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन एक सबसे खास बात है और वो आप यहाँ देखिए, वो है रतलामी सेव। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ये एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसे जीआई टैग हासिल है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ये इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, तैयार होंगे आप। आगे चलते हैं इस योजना के बाद। तो इस योजना के संदर्भ में कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और इसमें भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, जो कि जाहिर सी बात है। भाई आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आनंद उत्सव जब आप जानते हैं मध्य प्रदेश में आनंद विभाग खोला गया था और हम पहले ऐसे राज्य थे जिन्होंने आनंद विभाग को खोला था, और उसी के तहत ये आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं ताकि कि लोगों को विभिन्न प्रकार के अवसादों से, टेंशन से, एंजाइटी से दूर किया जा सके, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए वन धन केंद्र उत्पाद। चलिए, एक तो योजना है वन धन योजना, आप जानते हैं वन धन योजना 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी, और इसका लक्ष्य यही था कि जो वनोत्पाद हैं जनजातीय, मध्य प्रदेश आप जानते हैं मध्य प्रदेश जनजातीय बाहुल एरिया है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों को जो है कुल मिलाकर के क्या मिले, उनका आर्थिक समावेशन हो सके, और आर्थिक समावेशन के बाद वो मुख्य धारा से जुड़ पाएँ। तो जो बेसिक काम है उनका जल, जंगल और ज़मीन, तो उनके जो जंगल और जो जल है और जो ज़मीन है वो दे रही है जड़ी बूटियों को। अब इन सब के लिए अपने यहाँ खोला गया है वन धन केंद्र, यानी जो वनोत्पाद हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है वन धन योजना, कि उनके वनोत्पादों को क्या किया जाए, कॉमर्शलाइज किया जाए। इसका मतलब है उनके वनोत्पादों का वाणिज्यीकरण किया जाए ताकि कि उनका मूल्य उन्हें मिल पाए और वह अपनी जीवन शैली को बढ़ा पाएँ। मध्य प्रदेश सरकार ने इन वनोत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक और स्पेशल योजना को लॉन्च किया है, और हमारा लक्ष्य यही है कि इसके साथ आप उस योजना को देखें जो परीक्षा में आने की जिसके इससे ज़्यादा चांस हैं, और उस योजना का नाम है, उस योजना का नाम है देवारण्य योजना। देवारण्य योजना क्या है? ये देवारण्य योजना, इसी योजना का लक्ष्य यह है कि जो हमारे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पे जनजातीय उत्पादों को, अच्छा इससे पहले भी एक योजना अगर आपको याद है तो सिंगरौली में खोली गई थी, 17-18 के आसपास कुछ योजना थी। योजना का नाम था जो है चरण पादुका, जिसके तहत सिंगरौली के आसपास के जो तेंदुपत्ता संग्राहक थे उन्हें चप्पलें बांटी गई थी। तो वो एक निचले स्तर पे काम, ये थोड़ा सा और ऊपर देवारण्य योजना की बात की जा रही है। इसमें क्या काम है? इसमें खास बात यह है कि जनजातियों के जो वनोत्पाद हैं उन वनोत्पादों को बेहतर मूल्य मिल पाए, उन वनोत्पादों को एक ऐसा मूल्य मिल पाए जिससे कि उनकी आजीविका संचालित हो सके। तो शायद इसी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, देवारण्य योजना। तो नाम से
पूछ सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। अच्छा, ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ, आपके में जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट में जो है उसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित कुछ योजनाएं। इसके अलावा शायद आपकी तीसरी यूनिट में भी जनजातियों की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में भी इसके प्रोविजन है। पहले में तो जनजाति के बारे में है और उसके बाद उनकी कल्याणकारी योजना, तो ये योजना बहुत महत्वपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला हमारे यहाँ उत्सव मनाया गया मालवा उत्सव। तो ये आप जानते हैं मालवा उत्सव मनाया गया 25 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मालवा उत्सव जो कि 25 से लेकर के 31 दिसंबर 7 दिन के लिए ये मनाया गया हमारा मालवा उत्सव। भाई इसमें क्या होता है, इसमें कला उत्सव, संगीत, व्यंजन समारोह सब कुछ होता है। बस केवल आपको इसमें याद क्या रखना है, ये मध्य प्रदेश का कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बस ये याद रखना है, इसके द्वारा ये आयोजित होता है। एक और सवाल, मालवा उत्सव कितने जिलों में आयोजित होता है? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मालवा उत्सव जो है इंदौर, उज्जैन, मांडू। इंदौर में तो इस बार हुआ ही है, इसके अलावा उज्जैन और मांडू। इंदौर, उज्जैन, मांडू। स्पेशल मांडू में मांडू उत्सव भी होता है, लेकिन इसके अलावा ये अपने यहाँ मालवा उत्सव ये 3 जगह पर, इंदौर, उज्जैन एंड मांडू। चलिए अगली न्यूज़, अगली खबर है कलेक्टर भोपाल के द्वारा जो है पंचायती राज 2021-22 के लिए भैया एक आपका मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, नाम है शेरू। तो शेरू कहाँ है भाई, शेरू दिखाया जाए कंप्यूटर महोदय, ये रहे शेरू, मेरा गांव मेरा वोट। चलिए अब थोड़ी सी आपसे अच्छी बात कर लेते हैं यहाँ पे भैया। चुनाव, और चुनाव का मतलब ये हुआ कि यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10 में राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूनिट 10। इसके बाद यदि हम देखें तो यूनिट 3, यूनिट 3, यूनिट 5, ठीक है, पहले में, हाँ ठीक है, यूनिट 3 में ये हो जाएगा, तो यूनिट 5 में है, फिर पूरा ही चला गया। तो यूनिट 10 में है, उसके बाद यूनिट 5 में है, ठीक है। तो यूनिट 10 और यूनिट 5, यूनिट 5 में क्या है आपका पंचायती राज विकास है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसमें, तो जिसमें जो है स्थानीय सुशासन के बारे में बताया गया है। तो स्थानीय सुशासन से ये पॉइंट जुड़ता हुआ है। दूसरा, मध्य प्रदेश निर्वाचन विभाग से भी ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो ये 2 बड़े एस्पेक्ट, और हर बार मध्य प्रदेश ने इससे सवाल पूछा है। आप चाहे 19 का पेपर देखिए, आप चाहे 18 का देखिए, 17 का देखिए, 16 का देखिए, हर बार किसी न किसी डायमेंशन से इससे तो एक सवाल आया ही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं चाहता हूं आपसे अच्छी चर्चा हो जाए। देखिए, तो मैस्कॉट लॉन्च किया गया, हमने देखा हमारे शेरू भाई लॉन्च कर दिए गए हैं। तो क्या ये शेरू बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो शेरू से भी ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, तो शेरू से भी ज़्यादा पंचायती राज के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है 73 और वो है 74। उम्मीद है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी होगी, आपको लग रहा होगा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सही, बट थोड़ा सा अब ये बताना है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इसके 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहली चीज़ तो इसके बारे में आपको पता होगा, ये दोनों ही 1992 में 92 के अधिनियम हैं। लागू करने की जहाँ तक बात है, इम्प्लीमेंट की जहाँ तक बात है, तो ये 24 अप्रैल को हुआ है, ठीक है, ये 1 जून को हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट पे यदि बात की जाए, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसमें 11वां शेड्यूल है और इसमें 12वां शेड्यूल है, ठीक है। तीसरा, इसमें जो सब्जेक्ट की बात है, इसमें इसके 11वें शेड्यूल में इस पॉइंट को दिया गया है कि इसमें 29 सब्जेक्ट हैं और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। संविधान के भाग की बात की जाए तो इसमें भाग 9 है, पार्ट 9, और इसमें भाग 9A है। आर्टिकल की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल है 243A से लेकर के O तक, और इसमें जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 243O से लेकर के Z पूरा जाएगा। फिर ये आर्टिकल 243O से लेकर के आर्टिकल 243Z, सॉरी O से नहीं, O से तो ये है, तो ये P से शुरू होगा और ये जाएगा ZG तक, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 243P से लेकर के आर्टिकल 243ZG तक। तो ये कुछ आर्टिकल, ये कुछ विषय, कुछ जानकारी
मोटे मोटे स्तर पे इसके बारे में है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पता होगी, बस सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ रिवीजन के स्तर पे बातें करी हैं। अब खास पॉइंट इसके बारे में, पंचायती राज को लेकर के हर बार ये सवाल आता है कि पंचायती राज को लेकर के, और चूंकि इस बार बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में है लेकिन फिर भी कुछ बातें यहाँ से की जाएंगी। पंचायती राज तो अपने यहाँ 1992 में लागू हुआ, आर्टिकल 40 में जैसे इसके बारे में प्रावधान किया गया था, तो उसको प्रमोट करने के लिए, या यूं कहा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे संवैधानिक आधार देने के लिए कई सारी कवायदें चली। इनको लेकर के, या भारत में पंचायती राज को लागू कैसे किया जाए, इसको लेकर के कई सारी समितियां बैठी। इन समितियों में सबसे पहली समिति आई 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे की बात करी। दूसरी समिति आई 1977 में, अशोक मेहता समिति, और इस अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय पे रखने की बात करी। ये भी हमने पढ़ रखा है। और लास्ट टाइम आपसे एक सवाल पूछा गया था, पंचायती राज को संवैधानिक आधार, तो उसमें भी माफ कीजिए हमने एक समिति के बारे में पढ़ा। अब सवाल यह है कि 1957 और 1977 के बाद, और उसके बाद एल.एम. सिंघवी के बारे में जो हमने पढ़ा, लक्ष्मण सिंघवी, उससे पहले भी कई सारी समितियां आई और ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए यहीं से एक सवाल आपसे पूछते हैं, भारत में पंचायती राज को 4 स्तरीय पर लागू करने के लिए किस समिति ने अनुशंसा करी, बताइए। देखिए, समिति का नाम है जी.वी.के. राव। इस समिति की एक वैसे बहुत सारी रिकमेंडेशन है, मैं एक रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूं। इस समिति ने पहली बार कहा था कि पंचायती राज को 4 स्तरीय होना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि 4 स्तरीय पंचायती राज भारत के किस प्रांत में लागू है। दूसरी समिति जो इसके बाद आई है उसका नाम है एल.एम. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अच्छा, ये समिति आई थी 1985 में। हाँ जी, ये समिति आई थी 1985 में। अगली समिति है एल.एम. सिंघवी, जस्ट उसके एक साल बाद 1986 में आई है एल.एम. सिंघवी। और इस समिति ने क्या सिफारिश की है, एल.एम. सिंघवी समिति के बारे में, जैसे लास्ट ईयर से इससे सवाल पूछा गया कि एल.एम. सिंघवी वो पहली समिति थी जिसने पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने की बात कही। इसने कहा कि पंचायती राज्यों को जो है संवैधानिक आधार दिया जाए, उनका जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होना चाहिए। ये बात सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा कही गई। तो ये एक पॉइंट है इसमें एल.एम. सिंघवी का। और इन्होंने केवल संवैधानिक आधार के नहीं, और भी बहुत सारे इनके की पॉइंट्स थे, लेकिन अब चूंकि एल.एम. सिंघवी से वो सवाल पूछ चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब इससे सवाल वो आपसे नहीं पूछेंगे। चलिए, अगली समिति है तीसरी समिति, है ना। अगली समिति है जिसका नाम है पी.के. थंगुन समिति, बहुत महत्वपूर्ण। ये एक समिति और रह गई है पूछने के लिए, मुझे लगता है ये आपसे पूछ सकते हैं। भाई क्या है ये पी.के. थंगुन समिति 1988। इस समिति के द्वारा सबसे पहली बार, ये तो आपको पता होगा, इससे पहले जब एल.एम. सिंघवी आई थी 86 में, तो एल.एम. सिंघवी ने कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक आधार देना चाहिए। इस समिति ने उसको समर्थन दिया, कहा कि ये बात बिल्कुल सही है। उस समर्थन के अलावा इस समिति ने पहली बार कहा कि पंचायती राज में SC, ST, OBC और महिला, विमेन, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो SC, ST, OBC और विमेन यानी महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश भी सबसे पहली बार किसने कहा था, पी.के. थंगुन समिति ने। और इसी समिति ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। तो चलिए, पी.के. थंगुन समिति, आप इसकी डेट याद रखेंगे। और जो सबसे खास पॉइंट है वो इस आरक्षण के बारे में है, जो कि अभी चल ही रहा है वर्तमान में। चलिए अब आपको बता दें, इसके बाद फिर कुछ खास दाव पेच नहीं है। 64वां संविधान संशोधन लेकर के आए थे राजीव गांधी, और आपको पता होगा उनका लोकसभा में वो बिल 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने के लिए पहला बिल लाया गया था भारत में राजीव गांधी की सरकार के समय। लेकिन आपको पता होगा राज्य सरकार में उन्हें उपयुक्त बहुमत नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि ये फेल कर गया। इसके बाद आप देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, उन्होंने भी इसको संवैधानिक आधार देने की बात कही, लेकिन वो भारत की पहली ऐसी सरकार जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई, जिसके बाद भी ये लागू नहीं हो पाया। और अंत में हमारे आए LPG,
यानी कि मनमोहन राव, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव आए 1992 में और उन्होंने ही पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया। तो दो अधिनियम लेकर के आए वो, एक तो अधिनियम था हमारा नगरीय स्वशासन के लिए और एक ग्रामीण स्वशासन के लिए। मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी जानकारी आपको होगी। अब कुछ और खास बातें इससे जुड़ी हुई कर लेते हैं एक बार, और बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आर्टिकल 243 से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स। जैसे एक आर्टिकल है 243 जिसमें परिभाषाओं के बारे में है, 243A जिसमें ग्राम सभाओं के बारे में वर्णन है, और सबसे खास जो इसमें आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243D जो कि बात करता है पंचायतों में आरक्षण की। और देखिए फिर भी आप इसे कैसे याद करेंगे, अभी हमने दिया किस समिति ने पंचायतों में आरक्षण के लेकर के बात कही थी, तो हमने अभी देखा पी.के. थंगुन समिति। और पी.के. थंगुन समिति जो 88 में आई, आप 88 का 8 का उल्टा मतलब 8 का आधा करिए 4, और वैसे भी आप याद रखेंगे आरक्षण में 4 अक्षर हैं और डी का मतलब अंग्रेजी में होता है 4, ABCD, डी मतलब होता है 4, और 4 से एक और पॉइंट आप याद रखेंगे SC, ST, OBC और विमेन, इन 4 लोगों के आरक्षण के संदर्भ में बात कही गई है। अब एक और बहुत खास बात, मध्य प्रदेश में OBC को आरक्षण नहीं दिया गया है इस बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। चलिए फिलहाल मध्य प्रदेश में 3 लोगों को, लेकिन भारत में 4 लोगों के आरक्षण की, यानी 4 वर्गों के आरक्षण के बारे में बात कही गई है। तो मैं समझता हूं कि आपको इसमें से बस केवल ये एक आर्टिकल याद करने की आवश्यकता है, आर्टिकल 243D जो कि आरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। इसके अलावा यदि और देखेंगे तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 243H, एक आर्टिकल है आर्टिकल 243I और एक आर्टिकल है आर्टिकल 243K। ये 4 आर्टिकल हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। D आरक्षण की बात करता है, H ये बात करता है करारोपण की, पंचायतों को करारोपण का अधिकार है। I माने इनकम, यानी कि पंचायतों में पृथक से वित्त आयोग गठित होगा, यानी स्थानीय स्वशासन के लिए पृथक वित्त आयोग के गठन की बात करता है 243I, और 243K ये बात करता है निर्वाचन। ठीक है, वित्त से पहले I मतलब नो, तो इससे पहले H यानी 8वें नंबर पे है, तो H करारोपण की बात कर रहा है, और फिर इसके बाद वित्त बात कर रहा है इनकम टैक्स से। आप याद रखेंगे इनकम टैक्स, I मतलब वित्त, I याद रहेगा तो जस्ट इससे पहले इनकम आएगी कैसे, पहले कर इकट्ठा होगा, पहले कर से पैसा आएगा और बाद में उस पैसे को इनकम जो है आपका, इसे कहा जाएगा राज्य वित्त आयोग, तभी जाकर के आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित हो पाएगा। तो उससे पहले उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए, तो पैसा हो गया आर्टिकल 243H में। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो मुझे इससे करनी है। वो बातें ये हैं कि ये जितने भी आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, स्पेशल मैं 2 आर्टिकल की बात करूंगा। आर्टिकल 243D जो आरक्षण की बात करता है, इन सभी में आप 16 जोड़ दीजिए। कितने जोड़ दीजिए, इन सभी में आप +16 कर दीजिए। तो ये तो है मतलब ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, यानी ग्रामीण स्वशासन के लिए है, यानी 73वें संविधान संशोधन के लिए 11वें शेड्यूल से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित है। लेकिन अगर बात करें भाग 9A यानी शहरी स्वशासन की अगर बात की जाए, तो शहरी या नगरीय स्वशासन की बात की जाए, तो नगरीय स्वशासन जिसके बारे में अभी हमने एक बात की थी भाग 9A में, और जिसके आर्टिकल जो थे आपके पास वो थे आर्टिकल 243P से लेकर के ZG। तो भैया इनमें भी तो इनकी बात होगी, तो वो भी आप देख लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप केवल इतना याद कर लीजिए, इन सब में 16 जोड़ दीजिए तो आपको नगर के भी याद हो जाएंगे, कतई कुछ भी आपको एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डी का नंबर होता है 4 में 16 जोड़ोगे तो 16 4 20, और 20 में जो अंग्रेजी का नंबर होता है वो होता है 243T यानी 20 यानी 20, तो ये डी, तो यहां हो जाएगा आर्टिकल 243T जो किसकी बात कर रहा है, आरक्षण की। यहां देखिए H का नंबर है 8, 16 और 8 हो जाएंगी 24 पे कौन सा नंबर आएगा, तो 24 पे आएगा X24। तो 243X में क्या है, करारोपण। इसके बाद आप यहां देखिए 243I का नंबर होता है 9 और 16 हो जाएंगे 25, और 25 का नंबर होता है Y, यानी कि इसमें क्या है, इसमें है राज्य वित्त आयोग, मतलब इसमें ग्रामीण पंचायत के लिए है, तो इसमें हो जाएगा नगरीय स्वशासन के लिए। Y में वित्त आयोग। वैसे कहां वर्णन है वित्त आयोग का, आप सब जानते हैं 280 में वर्णन है। चलिए
इसके अलावा बात करें के में आप 16 जोड़ोगे तो के का नंबर होता है K11, और अगर आप इसमें 16 जोड़ोगे तो 16 और 11 ये हो जाएंगे 27। तो 27 का नंबर हो जाएगा, Z का नंबर हो जाएगा 26, और ZA मतलब 26 और 1 27। तो यानी कि इसका नंबर हो जाएगा ZA, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, आपका निर्वाचन आयोग होगा, और ये निर्वाचन आयोग होगा शहरी के लिए। मैं समझता हूँ इतनी सारी जानकारी मैंने इसलिए आपको बता दी क्योंकि एक तो आपको आर्टिकल याद रखने हैं, वो स्पेशल समितियों के बारे में मैंने आपसे बताया, वहां से थोड़ा सा मछूते रहते हैं, ये याद करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा डी का नंबर 4 होता है, 4 यानी कि आरक्षण, और आरक्षण भी 4 लोगों को या 4 वर्गों को। करारोपण आई याद करेंगे तो आई याद रखेगा तो एच भी याद रहेगा, और निर्वाचन के अधिकारी किसके अधिकारी हैं भैया? निर्वाचन के। हम निर्वाचन के अधिकारी हैं तो निर्वाचन का नंबर हो जाएगा के, और के पे जोड़ेंगे तो ZA। बहुत हो गया, एक और पॉइंट पे बात करते हैं। एक पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन, जो स्थानीय स्वशासन पे निर्वाचन है, उसको लेकर के अगर आप देखोगे भारत में, जैसे अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संवैधानिक आधार तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जैसे समिति गठित की थी, आपको पता होगा, बलवंत राय मेहता समिति 57 में। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पे राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायतों को लागू करने के लिए स्टेट, क्योंकि पंचायत स्टेट का विषय है तो स्टेट ने लागू किया था राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी इसमें खास पॉइंट है। एक तो सवाल आता है कि मध्य प्रदेश में पंचायत को लेकर के कौन से अधिनियम आए, तो एक तो मध्य प्रदेश में पंचायत को लेकर के जो अधिनियम आया था वो आया था नगर पालिका अधिनियम। नगर पालिका अधिनियम 1956 में आया था, लेकिन बाद में फिर दूसरा नगर पालिका अधिनियम आया, जो कि मध्य प्रदेश में एक समिति बैठी थी। जिस समय भारत में बलवंत राय मेहता समिति बैठी, उसी समय मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज लागू करने के लिए एक समिति बैठी। बताइए क्या नाम है उस समिति का? भारत में बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में, मध्य प्रदेश में कौन सी थी? मध्य प्रदेश में उस समिति का नाम था काशी प्रसाद पांडे। ये नाम आप याद रखेंगे, काशी प्रसाद पांडे समिति। ये मध्य प्रदेश में 1957 में आई थी। इसने रिपोर्ट 1958 में दी, और इसी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तर पर पंचायती राज को ऐसे लागू होना चाहिए, और इसी के रिकमेंडेशन पे दोनों अधिनियम लागू किए गए, एक नगर पालिका अधिनियम और एक ग्रामीण पंचायत अधिनियम, मतलब मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। तो मध्य प्रदेश का जो नगर पालिका अधिनियम है जो 1956 में आया था, उसके बाद आया 1961 में, और मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम है वो सबसे पहली बार आया था यहीं 1962 में। बाद में आपको पता होगा 1981 के अमेंडमेंट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपको इससे भी याद कर लेने चाहिए, और खास स्तर पे काशी प्रसाद पांडे। भाई ये कौन है काशी प्रसाद पांडे? तो मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे शायद दूसरे या तीसरे क्रम के जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये पॉइंट भी इनके संदर्भ में है। भाई बहुत सारी बातें हो गई, और अभी मध्य प्रदेश में जो पंचायत राज होगा, चलिए अब उससे भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा पहले महापौर का जो निर्वाचन होता था वो प्रत्यक्ष होता था। अभी वैसे तो आप सब जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पे क्या होता है, सरपंच को आप जानते हैं डायरेक्ट चुना जाता है, बाकी के अलावा उप सरपंच होते हैं और अन्य जो होते हैं, क्या बोलते हैं, अन्य सदस्य होते हैं उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और ऐसे ही बाकी के तीनों स्तर पर भी है। लेकिन एक चुनाव है नगरीय स्तर पे, और वो था महापौर का, और एक चुनाव था नगर पालिका अध्यक्ष का। तो आपको पता होगा इससे पहले महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष ही हो रहा था, लेकिन कमलनाथ ने जो है एक अध्यादेश जारी करके उसे इनडायरेक्ट कर दिया। लेकिन अभी आपको पता होगा दोबारा से सरकार ने डिसीजन लिया है कि मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव भी कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा, और शायद नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी उन्होंने डायरेक्ट करने का फैसला लिया है इसी अध्यादेश के द्वारा। तो कुछ बातें यहाँ की हैं, और ये मध्य प्रदेश में पंचायती राज के अब जाकर के 2 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। एक और सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जो इनका चुनाव है वो कितने महीने में या कितने समय में कर लेना चाहिए? तो जो 5 साल का ड्यूरेशन खत्म होता है तो तुरंत 6 महीने में हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि मध्य प्रदेश में तो 2 साल हो गए, नहीं हुए। तो मध्य प्रदेश में पंचायतों को समाप्त करके आपको पता होगा ग्रामीण स्तर पर स्थानीय समितियां बना दी गई थी, और उनके तहत काम चल रहा था, ना कि स्थायी पंचायत के द्वारा। चलिए तो बात करेंगे, उज्जैन के तारामंडल बनेगा प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। फिर भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में तारामंडल, आपको पता होगा वैसे भी अपने यहाँ जंतर मंतर है उज्जैन में, तो उसी के आधार पर भी हम इस पॉइंट को भी याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें खास है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है इसे। भैया सीएम हेल्पलाइन, कितना नंबर है सीएम हेल्पलाइन का?
क्या ये है 181 है, यही होना चाहिए। तो सीएम हेल्पलाइन का जो नंबर है आप देखोगे तो सीएम हेल्पलाइन पर काम करने के संदर्भ में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला अव्वल आया है। और इसमें खास बात है आपके 5वीं बार इसमें अव्वल आए हैं। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के जो कलेक्टर साहब हैं, नाम है सौरभ सुमन, तो इनकी मॉनिटरिंग से ये संभव हो पाया है। तो काफ़ी बढ़िया काम किया है आपके सौरभ सुमन जी ने। तो खास बात है ये सीएम हेल्पलाइन में ये नंबर 1 है। तो मैं समझता हूँ ये सवाल तो आना बहुत कठिन है, बट हो सकता है आपसे सीएम हेल्पलाइन के बारे में कुछ पूछ लें, या सीएम हेल्पलाइन का नंबर आपसे पूछ सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको होगी ही। भैया जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश बना है नंबर 1। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं भैया, जैविक खेती। चलिए 2 टर्म्स आपने सुने होंगे, एक है ZBNF और एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि हर एक चीज़ खेत से उत्पादित की जाए, खेत में ही उसे लगाया जाए, खेत में ही उत्पादन किया जाए, यानी कि खेत का सारा उत्पादन खेत से लिया जाए, खेत में इन्वेस्ट करने वाली सारी रकम भी खेत से लाई जाए। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। इस कृषि के बारे में आपको पता होगा कि यूएनओ ने भी जो है ZBNF को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए अभी अफ्रीका के कुछ जगहों पर इसको लागू करने का काम किया है। वैसे आपको बता दें ZBNF के जनक विश्व में कोई और नहीं बल्कि भारत के एक बहुत ही साधारण से किसान महाराष्ट्र के हैं, जिनका नाम है सुभाष पालेकर। ठीक है, तो आपके एस पालेकर या सुभाष पालेकर, ठीक है, ये इसके जनक हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करें तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में से पहले सिक्किम पहले स्थान पे था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ZBNF, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं ZBNF का, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि ZBNF के मामले में कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पे, तो वो आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश किस में है? मध्य प्रदेश है ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मध्य प्रदेश में जो एक्सटेंट हुआ है वो एरिया वाइज हुआ है, यानी क्षेत्रफल में एक्सटेंशन देखा गया है। किसमें? जैविक कृषि के मामले में। तो ठीक है, जैविक कृषि का क्या मतलब हुआ? जैविक कृषि का सिर्फ ये मतलब हुआ कि अभी हम सिर्फ इतना समझें कि सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, ऑर्गेनिक हो रही हैं, यानी बाहरी रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग इसमें नहीं हो रहा है। सारी जानकारी आपको होगी। चलिए तानसेन समारोह। भाई अपने यहाँ कई सारे समारोह होते हैं और उसमें ये बहुत ही खास समारोह है तानसेन समारोह। भैया तानसेन, तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे, जो भी नाम ले लिया जाए, उनकी स्मृति में ये हो रहा है तानसेन समारोह। अकबर के 9 रत्नों में से एक। कहाँ के थे? अपने ग्वालियर के बेहट से थे और राजा मान सिंह के द्वारा आरंभ किए गए ग्वालियर घराने से ये जुड़े रहे थे। खैर, दूसरी बात, इस बार जो तानसेन समारोह, जो जिन्हें पहले तो तानसेन पुरस्कार के बारे में, अच्छा इस समारोह के बारे में है 25 से 30 दिसंबर। भैया आपने देखा 25 से 31 दिसंबर तक मालवा उत्सव हुआ था और 25 दिसंबर को ही आपका मांडू उत्सव हुआ था। तो लास्ट के महीने के अंतिम समय में ये सारे समारोह हो रहे हैं। अगर कुछ भी याद नहीं आए तो ये याद रख सकते हैं, यदि ऐसा कुछ डेट आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें तो ये पुरस्कार के बारे में भी वर्णन है क्या? एक खास बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक नाम है, उसे आप देखिए, नाम है मानसिंह तोमर, ग्वालियर के हैं और ये तोमर राजवंश के हैं। ग्वालियर के तोमर राजवंश की स्थापना वीर सिंह ने की थी और उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं राजा मान सिंह, जिन्होंने ग्वालियर में काफ़ी लंबे, लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास जो है इनका भी साम्राज्य था ग्वालियर में। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश के जो जिब्राल्टर है ग्वालियर, उस ग्वालियर को जिब्राल्टर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी पत्नी जो वाइफ हैं गुजरी, जो कि गुर्जर वंश की थी, जिनके नाम पर गुजरी पड़ा, तो उनके नाम पर इन्होंने उसमें महल बनवाए हैं, जो आप जानते हैं गुजरी महल है और मानसिंह महल है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ग्वालियर के बारे में बात करने को, फिलहाल सिर्फ ये बात करेंगे। ये मानसिंह तोमर, ये भी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे और ये किस घराने से संबंध थे? जाहिर सी बात है इन्होंने ग्वालियर घराना ही शुरू किया है। और ये किस गायन शैली से? तो ये आप याद रखना है, ये ध्रुपद गायन शैली से हैं। कहाँ से है मानसिंह? ये हैं ध्रुपद गायन शैली से। आप जानते हैं ध्रुपद समारोह जो कि भोपाल में होता है, जबकि उस ध्रुपद गायन शैली को यहाँ पे शुरू किया गया ग्वालियर घराने से राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। चलिए, इनके समय बैजू बाबरा भी थे, जिनकी समाधि चंदेरी में है। चलिए, नौगांव के 5 साल के गौरव ने स्केट बोर्डिंग में नेशनल को जीता है गोल्ड। भाई ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, बस केवल आप ये देखिए, स्केटिंग में हमारे जो है गौरव भाई हैं, 5 साल के हैं और इन्होंने जो है स्केटिंग बोर्डिंग में नेशनल में ये गोल्ड जीता है। भाई बहुत बहुत बधाई। तो ये बुंदेलखंड के हैं अपने। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के धार में देश का पहला डिजिटल फॉसिल पार्क
भाई धार के बारे में आपको पता होगा 2008 में जो है धार को जो है ये राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे दर्जा दिया गया है और ये मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता होगा डिंडोरी में है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा फॉसिल पार्क है, बट इसकी खास बात है इसे जाना जाता है डायनासोर फॉसिल पार्क के बारे में, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के मामले में। तो एक तो ये बहुत खास बात है, धार में आपको पता ही है इसके बारे में। और 2008 के आसपास मुझे याद आ रहा है कुछ इसका स्थापना है। और तो मध्य प्रदेश के धार जिले में पहला डिजिटल फॉसिल पार्क खोला गया है। तो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, याद रहेगा आपको। चलिए अगली बात करेंगे। हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश 70वें नंबर पे होना भी चाहिए, हालात बहुत ख़राब है। कुछ एक दो आंकड़े के संदर्भ में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो है IMR कितना है और मध्य प्रदेश में MMR कितना है भारत में और इसके संदर्भ में। और एक रिपोर्ट है NFHS की, कुछ यहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। NFHS की माने तो भारत का जो लिंगानुपात है वो हो चुका है 1020, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश में IMR कितना है और भारत में कितना है, तो आपको बताते हैं वैसे भारत में जो IMR है वो है भारत में 32 प्रति हजार। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं इसे, यानी कि एक तरीके से नवजात शिशु मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर ही कहते हैं, नवजात तो फिर न्यू बॉर्न हो जाएगा, तो टोटलर मोर्टेलिटी रेट होगा वो, तो TMR बोलेंगे। ये है IMR जो है वो 1000 जीवित जन्म पर बच्चों में कितने मर जाते हैं, तो भारत में 32 खत्म हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा है 48 प्रति हजार, यानी 1000 बच्चों के जन्म लेने पे मध्य प्रदेश में 48 बच्चों की डेथ हो जाती है और मध्य प्रदेश इसके संदर्भ में पहले स्थान पर है। MMR की देखेंगे तो MMR 1 लाख पर देखा जाता है और 1 साल के अंतर्गत कितनी माताएं बच्चे देने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जो है उनकी दुर्घटना की मृत्यु को छोड़ करके सामान्य मृत्यु में उनकी डेथ कैसी है, ये MMR में देखा जाता है। तो MMR में 1 लाख पे मापा जाता है, जबकि IMR में 1000 पे मापा जाता है। ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। MMR की देखें तो मध्य प्रदेश में है ये 173 प्रति लाख, यानी कि 1 लाख महिलाएं जो प्रेगनेंसी के बाद 1 साल में खत्म हो जाती हैं उनकी संख्या है 173। भारत की देखें तो भारत का जो MMR है वो मुझे याद आ रहा है 113 प्रति लाख, ठीक है, 113 प्रति लाख। तो ये रिसेंट डेटा है, लेकिन इसमें भी अगर अभी आप देखेंगे 2021 में भी अभी जाकर के अगर आप सर्च करेंगे और अभी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो डेटा है ये भी बदल चुका है। ये 32 का 30 हो चुका है भारत में और मध्य प्रदेश का 46 की जगह 46 हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा दे रहे हैं, यदि अभी की बात करेंगे जाहिर सी बात है अभी डेटा ये हो चुका है तो आप ये उत्तर बिल्कुल लगा सकते हैं, और अगर वो पुराना उत्तर देते हैं तो फिर ये अलग बात होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की यदि कोई जानकारी आपसे पूछते हैं तो ये डेटा आप याद रखेंगे। IMR में भारत की स्थिति कितनी है 42 1000 बच्चों पर, और मध्य प्रदेश की स्थिति है 48। वर्तमान में आंकड़ा हो चुका है 46 और भारत का आंकड़ा हो चुका है 30। MMR की बात की जाएगी तो ये हो चुका है 173 प्रति लाख। अब आपको एक और दिलचस्प बात बता दें, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश IMR के संदर्भ में मैंने कहा पहला राज्य है और MMR के संदर्भ में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। MMR में पहला नंबर बिहार का है 226 प्रति लाख, वहाँ पे डेथ है सबसे ज़्यादा। चलिए, तो बहुत बुरी स्थिति है, मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर है, ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट की रैंकिंग है उसके अनुसार। भोपाल करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी। भैया खेलो इंडिया यूथ गेम, इसके बारे में कुछ बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ से जुड़ रहा है, ये आपका जुड़ रहा है यूनिट 10, ठीक है भाई, यूनिट 10 से ये पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर यूनिट 10 में, सॉरी यूनिट 10 नहीं, यूनिट 8 से जुड़ रहा है। और यूनिट 8 यानी कि करंट अफेयर, इसमें भी अगर आप देखोगे तो भारत और मध्य प्रदेश के खेलों के संदर्भ में अब यहाँ पे दोनों चीज़ जुड़ रही हैं। एक तो खेलो इंडिया नेशनल गेम्स हैं, दूसरी बात की जाएगी तो ये हो रहे हैं भोपाल में, यानी MP से भी कोरिलेट कर रहा है। तो इस लिहाज से खेलो इंडिया और वो भी मध्य प्रदेश में, तो ये हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा तिका महत्वपूर्ण है। आप इस पे लगा लीजिए 5 स्टार, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि न्यूज़ क्या है। चलिए
ये हमने बात की थी निवारण योजना के बारे में, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम आप देख सकते हैं 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 2020 में, चलिए इससे पहले बात करें, ये तीसरे संस्करण है, इसके बारे में बात करें। चलिए ये देखिए आप, ये महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया यूथ गेम भारत में खेलों की एक नई संस्कृति विकसित करने के लिए, भारत में खेलों को एक नया आयाम देने के लिए, भारत में खेलों को आजीविका के साधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, और सच माने तो भारत में एक हेल्थ कल्चर को डेवलप करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम को शुरू किया गया। दुनिया भर के देशों में, आप देखिए चाइना भर के देशों में हम गोल्ड लेने के लिए तरसते हैं। हमारे पास अगर अब सच में भी देखा जाए तो हॉकी में जो भी 6-8 गोल्ड है हमारे पास हैं, 6 गोल्ड हैं हॉकी में टोटल, इसके अलावा एक अभिनव का गोल्ड है हमारे पास, और उसके अलावा अभी एक गोल्ड आया, कुल मिलाकर के 8-9 गोल्ड हैं ले दे के। और आप देखिए इतने गोल्ड तो एक दिन में चाइना जीतता है। जाहिर सी बात है बहुत बुरी हालत है भारत में खेल कल्चर को, और शायद इसीलिए भारत में खेल कल्चर को शुरुआती स्तर पे, स्कूल स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे प्रमोट करने के लिए लागू किया गया है, और वो है खेलो इंडिया यूथ गेम। नाम से पता चल रहा है आपको, ये युवाओं को प्रमोट करने के लिए है। नाउ खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई? तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत होती है 2017 में इसकी घोषणा से, और 2017 में इसकी घोषणा के बाद पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम होता है न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी में। भैया ये हो रहा है हमारा पहला, तो पहला हुआ 2018 न्यू दिल्ली, भाई राजधानी से शुरू किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम। 2018 के बाद हम फिर आए कहां पर? हम आए पुणे में 2019 में। बहुत अच्छा हुआ, 2019 में हमने किया, और 2019 में भी हमने पुणे में बहुत अच्छा शानदार जानदार प्रदर्शन किया। कहने का मतलब है खेलो इंडिया यूथ गेम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 6000 के आसपास इसमें दर्शक थे, 7000 के आसपास थे। और उसके बाद अब ये जो तीसरा हुआ है, तीसरा हुआ 2020 असम के गुवाहाटी में, और इसके बाद जिसमें अगर आपको पता होगा 2020 में जो हुआ, माफ कीजिए, ये 2020 में जो असम के गुवाहाटी में हुआ जिसमें जय और विजय के शुभंकर के तौर पे किया गया, इसको भी हमने कोरोना टाइम के पीरियड के बाद भी जो है हमने ले दे के इसे पूरा कर लिया। इसके बाद बारी थी अब चौथे यानी 2021। तो 2021 में जो यूथ गेम होने थे वो होने थे पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में, ठीक है जी। तो ये होने थे पंचकुला हरियाणा में 2021 में। लेकिन आपको पता होगा 2021 में कोविड की कुछ ऐसी लहर आई कि उस लहर में जब सभी बह गए तो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम भी बह गया, और यही कारण था कि खेलो इंडिया यूथ गेम को हम आयोजित नहीं करा पाए, और ये से कर दिया गया रद्द। अब सवाल ये था कि जब 2022 यानी कि इस साल किसे पहले किया जाए। अच्छा, एक और खास बात, 2022 में घोषणा हो चुकी थी कि 2022 के जो होंगे वो होंगे भोपाल में। कब होंगे? 2022 में। यानी कौन से होंगे? ये होंगे 5वें नंबर के। तो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम होने थे भोपाल में, और ये तय हो चुका था पहले ही। लेकिन हुआ क्या कि पंचकुला हरियाणा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो 21 वाले को शिफ्ट कर दिया गया 22 में, और 22 वाले को शिफ्ट कर दिया गया 2023 में। यानी मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम होने जा रहे हैं वो होंगे 2023 को, और जो पंचकुला में 2021 को होने थे वो होंगे अब 2022 में, यानी कि इस साल। तो क्या घोषणा हो चुकी है? जी हाँ, अनुराग ठाकुर ने इस बार घोषणा कर दी है। तो अनुराग ठाकुर इस वक्त आपको पता होगा केंद्र में हमारे खेल मंत्री हैं, और इससे पहले राज्यवर्धन राठौर थे। और आपको एक और बात बताते हैं, जब ये शुरू हुआ था उस वक्त भी राज्यवर्धन राठौर थे जिनके द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में हमारे अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि 8000 खिलाड़ियों के साथ हमारा हरियाणा खेलेगा, और भोपाल खेलेगा 10,000 खिलाड़ियों के साथ। काफ़ी जोर शोर से प्रयास चल रहे हैं भोपाल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्पीड कैसी है ये तो अब आप मैनेज करेंगे। चलिए, तो थोड़ी सी कुछ डिटेल्स जानकारी इसके बारे में, कुछ सवाल हैं, ठीक है, इसको लेकर के। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम का, चलिए इनको हटा ही लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये सारे संस्करण मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, ये आप यहाँ ज़रूर देखें कि इस वक्त जो है, जो लास्ट टाइम पे हुए थे
उसमें स्कॉलरशिप स्कीम, ये बहुत खास बात है। ये देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम के संदर्भ में कुछ खास बातें हैं, जैसे इसमें 10 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को खेलने के लिए बात करी गई है। और इसमें अंडर 17 और अंडर 21 ये दो प्रकार की चीज़ें इसमें चलती हैं। क्या चलता है? अंडर 17 चलता है और अंडर 21, बस ये चलता है। ठीक है, मैक्सिमम 21 साल से कम तक के बच्चे इसमें खेल सकते हैं। तो इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें 1000 एथलीट को चुनने के लिए लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहा गया कि 1000 हम बच्चों को इसमें चुनेंगे और प्रत्येक बच्चे को जो है हम 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे पर ईयर। हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे और वो भी 8 साल तक देंगे, लगातार देंगे। कितने बच्चों को देंगे? 1000 बच्चों को। पैन इंडिया यानी पूरे भारत में स्पोर्ट्स के ऐसे बच्चे खोजे जाएंगे और उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे 1000 युवा एथलीट को चुना जाएगा, उनके गांव से, उनके कस्बों से, उनके स्कूल से, उनके महाविद्यालय से, उनकी यूनिवर्सिटी तक। तो चलिए 20 यूनिवर्सिटी इसमें क्रॉस शामिल हैं पूरे भारत के संदर्भ में। बहुत बढ़िया। 1756 करोड़ इसमें अलॉट करे गए थे। खेलो इंडिया भोपाल के 10 सर्वश्रेष्ठ, भोपाल की न्यूज़ है, देश के 10 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की सूची में जो है मध्य प्रदेश के 2 आईएएस अफसरों ने भी जगह बनाई है। इसमें एक नाम है आशीष सिंह और दूसरा नाम है उमाकांत उमराव। वैसे आपको पता ही होगा आशीष सिंह के बारे में, ये इंदौर के जिला कलेक्टर रहे थे और इनके द्वारा जो है इंदौर नगर निगम का जो तेज़ी से काम किया गया, आप जानते हैं इन्हीं के द्वारा जो काम शुरुआत में किया गया और इंदौर जो आपके महापौर थे उनके द्वारा मिलकर के जो काम किया गया, आज उसी का परिणाम है कि लगातार 5 बार इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है। ना इसी के बाद यदि हम देखें तो आशीष सिंह के बाद दूसरा नाम है उमाकांत उमराव। उमाकांत उमराव कहाँ से हैं? दरअसल ये हैं देवास कलेक्टर, भाई देवास कलेक्टर हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जलाधीश कहा जाता है। इन्हें जिलाधीश नहीं, इन्हें कहा जाता है जलाधीश। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं। एक सवाल आता है काला जिले किसे कहते हैं? ऐसे जिले जो पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां पानी की किल्लत है, इसका मतलब है जहां पे स्थिति डे जीरो की ओर जा रही है, स्थिति जा रही है डे जीरो की ओर। ऐसे जिलों को जहां पे पीने का पानी लगभग एक दिन के लिए भी उपलब्ध नहीं है, चेन्नई जैसे हालात हैं, ऐसे स्थान में लगातार भारत में से कई सारे स्थान चिन्हित हैं जिनमें आपके इंदौर, देवास के आसपास जो मध्य प्रदेश के जो काले जिले हैं उनमें इंदौर पहले नंबर पर है, जो कि डे जीरो की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में प्रयास करने के लिए आसपास के जिलों पर भी इसका प्रभाव है। तो देवास में जल संरक्षण के लिए जबरदस्त काम किया गया है और वो किया देवास जिले के जलाधीश कलेक्टर, नाम है उमाकांत उमराव। क्या काम है इनका? थोड़ा सा देख लेते हैं जी। प्रदेश के 2 आईएएस अफसरों को 10 सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे सम्मान दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंदौर नगर निगम के कमिश्नर हैं वर्तमान में, और आशीष सिंह के प्रयासों के कारण इंदौर देश में स्वच्छता के नंबर 1 पे है। ठीक है, और ये हैं जलाधीश आपके 2005 में देवास जिले के कलेक्टर थे और लगातार तब से उन्होंने जो काम किया और अब जाकर के जो देवास की स्थिति बेहतर हो पाई है, तो अब जाकर के इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए संरक्षण के लिए, तालाब संस्कृति को जिंदा रखने के लिए दुनिया में तीसरा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। ओके, स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में कुछ जानकारी है आपको, वैसे सब पता ही होगा, कोई खास ऐसी बात नहीं है। चलिए तो भोपाल करेगा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी, ये हमारी खबर थी। तो इसमें आप देखोगे ये ग्राम नाथू के बरखेड़ा में भोपाल में 20 हेक्टेयर की भूमि पर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये बनना जरूरी ही है, क्योंकि जब आप 10,000 खिलाड़ियों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, 10,000 की क्षमता के लिए फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, 4,000 की क्षमता के लिए हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है, इतना काफ़ी है। तानसेन एवं कालिदास अलंकरण से सम्मानित राशि अब 5 लाख रुपए होगी। भाई ये भी एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा तानसेन और जो कालिदास सम्मान है ये 1980 में शुरू हुए थे। 1980 में तो 1980 के बाद से इनकी जो राशि थी आपको पता होगा 2 लाख रुपए।
2 लाख रुपए जो है इसमें मिलती थी। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए राशि थी, जिसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है 2022 से। बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी का पुरस्कार किसे किसे मिला है तो आप यहाँ देखिए, सितार वादक पंडित कार्तिक को और घटम वादक हैं विक्कू कालिदास। ठीक है, ये पंडित कार्तिक साहब हैं, ये कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरे हैं घटम वादक विक्कू कालिदास। चलिए इसकी पूरी खबर अपन यहाँ देखते हैं। चलिए इसमें नहीं है, ठीक है। छिंदवाड़ा जिले में मत्स्य अदिति ने इस्तांबुल में जीता मेडल। ये एक नाम आप याद रख सकते हैं, स्पोर्ट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम है अदिति। ठीक है, और ये जो अदिति हैं ये हमारी छिंदवाड़ा की हैं। ठीक है, ये छिंदवाड़ा की हैं, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये है क्योंकि इन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, अदिति बैरागी, नाम आप याद रखिएगा, मेंस में प्री में आपको काम आएगा। अदिति बैरागी, और इन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, तो किसमें जीता है, वही इससे पहले वाला गेम जो हम भावना के बारे में देख के आए थे, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पावर है मध्य प्रदेश में, और वो पावर सारी महिलाओं की ओर एकत्रित की जा रही है। चलिए, तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं। तो विख्यात आपके संतूर वादक हैं, इनका नाम है पद्मश्री, सम्मानित हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं पंडित भजन सोपोरी। तो इन्हें नई दिल्ली में 2020 में कालिदास सम्मान दिया गया है। ठीक है, भजन सोपोरी को मिला गया है कालिदास सम्मान। ठीक है, ओके, हमने अभी देखा इसकी राशि 5 लाख रुपए की जा चुकी है। और मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर है, यानी स्टेट की बात की जा रही है, जिलों की बात नहीं है यहाँ पे। तो स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो 3rd है। ओके, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ वादा करके जाते हैं। आप बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सबसे खास बात है आप हमें कमेंट करिए। आप बताइए कि आप क्या और कुछ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और इनिशिएटिव इसमें लाया जा सकता है। जहाँ तक मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आपके 2 से 3 महीने की आपकी करंट अफेयर थी मध्य प्रदेश की, जो भी खबरें इससे जुड़ी हुई थी, उन सभी खबरों को हमने नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से लिंक करने की कोशिश की, या जो बड़ी खबरें थी जो आपकी यूनिट से जुड़ी हुई थी उस तरीके से हमने इसे अपार्ट समझने की कोशिश करी है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ें हों, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपको लगा है कि कोई चीज़ आपको सही नहीं पढ़ाई गई है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, परीक्षा के लिहाज से सही नहीं है, या सही या बहुत अच्छी है, तो जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट करिए, आप बताइए, उस हिसाब से हम इसे और बेहतर करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन अलविदा लेने से पहले आपको बता दें, ये जो हमारा प्लान है वो प्लान कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे ही 1 और 3 हमारी क्लासेस ऐसी हो सकती हैं। ये आज हमारी 1 क्लास ऐसी हो गई है, एक दूसरी क्लास ऐसी हो सकती है, और एक ऐसी ही हमारी तीसरी क्लास हो सकती है। और इन तीनों क्लास के द्वारा हम पूरे साल की मध्य प्रदेश की जो जनसंपर्क की जो न्यूज़ है वो हम पूरा कर सकते हैं। और अभी समय कम है, वरना मैं आपको जब अगली क्लास आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट टाइम का जो पेपर था, अगर आप उस पेपर को बारीकी से देखोगे तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ, उसमें जो बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जो हम समझ रहे थे कि ये इस प्रकार की नई नई न्यूज़ हैं, बट उन्हें जनसंपर्क विभाग के द्वारा सीधे ही लॉन्च किया जा चुका है। इसमें बहुत सारी खबरें हमने देखी जो कि कला से थी, कला संस्कृति से थी, आपके GI टैग्स, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा इसमें स्पोर्ट्स से तो है ही, इसमें राजनीति से है, ठीक है। कुल मिलाकर के सारे आयामों की खबर है, तो राजनीति से भी है। हिस्टोरिकल खबरें इसमें काफ़ी कम थी, बट केवल मालवा उत्सव वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें हैं, और स्पेशली मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो एक बड़ा काम किया जा रहा है, वो सिर्फ ये किया जा रहा है कि अवेयरनेस के संदर्भ में, वैसे तो अगर आप देखोगे तो लास्ट पेपर में 6 से 7 सवाल ऐसे थे जो सरल सवाल को हटा करके मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे 4-5 ऐसे सवाल थे जो कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे चाहे वो सागौन वाला सवाल हो, चाहे वो एक टाटा व्हील वाला सवाल हो, ठीक है। वो तो टाटा व्हील वाला तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो तो डायरेक्ट उठा करके सीधा रख दिया गया उन्होंने, ठीक है। चलिए खैर, तो कुल मिलाकर के हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये 3 क्लासेस की समाप्त की जाए, और इसके बाद फिर हमारा कुछ नेशनल करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर आप बताएंगे। और नहीं तो मुझे लगेगा कि 1 क्लास सिर्फ और ले लें। अगर आप
अगर आप कहेंगे कि तीनों ले लेंगे तो हम 3 क्लास ले लेंगे और पूरे साल का जनसंपर्क जो है क्लियर कर लेंगे, और नहीं तो केवल 2 क्लास, 1 क्लास और ले लेंगे जनसंपर्क की, जिसमें लगभग 3 महीने का और कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर अपन नेशनल करंट अफेयर की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।